जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, इस बार आपके लिए नया विषय लेकर आया हूं। आपके मन में भी यह जिज्ञासा पैदा होती होगी कि हिमालयी क्षेत्र में जब से मानव सभ्यता पनपी वो कौन सी भाषा बोलते थे और उनकी जो भाषा थी आज वो किस रूप में है। इसी विषय पर आज मैं एक छोटा सा शोध मैंने जो तैयार किया है उसे लेकर आपके सामने आया हूं। चलिए अब इसी पर आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों में हिमालय की उपत्यकाओं में यक्ष, गंधर्व, किन्न, नाग, मल्लेच, कुलिंद, तंगण, खश, पारद, परतंगण, कोल, किरात आदि जातियों के निवास होने की बात कही जाती है। यह अवश्य है कि वे कोई न कोई भाषा तो बोलते ही रहे होंगे, लेकिन चूंकि मैं पहले से ही कहता रहा हूं कि हिमालयी क्षेत्रों के साथ कथित इतिहासकारों या भाषा विज्ञानियों या जो भी कहें, इन्होंने उपेक्षा का भाव रखा और वहां की भाषाओं को लेकर ठोस तथ्य सामने नहीं आ पाए। हिमालय क्षेत्र के ही लोगों ने जो कुछ काम किया वही आज हमारे सामने है। शुरू में जैसे कि मैं पहले के एपिसोड में बता चुका हूं कि यहाँ कोलीय वंशीय लोग रहते थे। उसके बाद कुलिंद आए। इनके जमाने में जो भाषा बोली जाती थी उसके बहुत ज्यादा प्रमाण हमारे साथ नहीं मिलते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान लगाया जाता है कि वे लोग कोलीय लोग अपनी कोल भाषा को बोलते थे और कुलिंद जो है प्राकृतिक आदि भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। लेकिन हमारे पास खसों के सामने से यह बात आती है कि उनकी भाषाएं कौन थी, क्योंकि कुलिंदों के बाद जो खस आए थे वो पूरी हिमालय बेल्ट में छा गए थे और उनकी एक अपनी भाषा भी थी और उनकी एक लिपि भी थी और उसके ही कुछ प्रमाण हमें मिलते हैं। तो अब मैं इसी पर आगे बढ़ूंगा। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि कुलिंदों के समय प्राकृत आदि भाषा का प्रचलन की बात कही जाती है और अब खसों के लिए यह कहा जाता है कि खसों की अपनी भाषा थी और वह पूरे जब तक वो जहां जहां आगे बढ़ते रहे वो अपनी भाषा को भी साथ लेकर आए थे। यह प्रमाण सामने आए हैं कि आर्यकुल के होने के कारण खसों की शुरुआती भाषा संस्कृत की सहोदरी थी। प्रसिद्ध विद्वान डी शर्मा अपनी पुस्तक हिमालय के खस में कहते हैं कि ईसा से 500 साल पहले आचार्य भरत के संदर्भ से मालूम होता है कि तब खस वहालीक प्रदेश में रहते थे और उनकी भाषा संस्कृत की ही शाखा थी। वह भाषा वैदिक आर्यों से कुछ भिन्न थी और संस्कृत के विद्वान महर्षि पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन आदि ने संस्कृत के जिस उदीचाम रूप का उल्लेख किया है वह वास्तव में खसों की ही भाषा थी। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में कहा गया है कि खसों की अपनी भाषा और लिपि खसलिपि भी थी, जिसका प्रसार दर्दिस्तान से लेकर सिंधु की घाटियों व तिब्बत तक था। वैदिक साहित्य में खसों का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जिसमें उन्हें भौ नाम के अग्नि का उपासक बताया गया है। तब उनकी भाषा में अग्नि को भौ कहा जाता था तथा तब उनकी स्थिति वाहलीक प्रदेश में बताई गई है। कुछ भाषा विद्वान कहते हैं कि खस की प्राचीन भाषा वाहलिकी थी और इसकी लिपि को ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि कहा जाता है। हिमाचल में खसों के सरदार को मवाना कहा जाता था और वहां उनका जो पुराना सिक्का मिला है उस पर भी प्राकृत और खरोष्टी भाषा में लिखा गया है।
बहरहाल अब बात करते हैं खसों की आज की भाषाओं का। माना जाता है कि अफगानिस्तान, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल की अधिकांश भाषाएं दर्दों की मूल पश्चिमी एशियाई भाषा का विस्तार है। गढ़वाली के विद्वान केशव दत्त रुवाली अपनी पुस्तक गढ़वाली में लिखते हैं कि मध्य हिमालय उत्तराखंड की गढ़वाली और कुमाऊनी की उत्पत्ति के संबंध में भाषा विज्ञानों ने दो अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी इसे दरद खस से उत्पन्न बताते हैं और उनका कहना है कि मध्य हिमालय भाषा मूलतः दरद खस प्राकृत है, जो मध्यकाल में राजस्थान और अपभ्रंश से प्रभावित हो गई, और कुमाऊनी में तो एक खस पर्जिया उपबोली भी है। इसी तरह नेपाल की भाषा की एक बोली का नाम खसकुरा या खसकुला भी है। गढ़वाली के एक अन्य विद्वान भीष कुकरेती ने इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की पुस्तक उत्तराखंड का इतिहास भाग 11 का संदर्भ लेते हुए लिखा है कि गढ़वाली और कुमाऊनी का उद्भव खस प्राकृत से हुआ है। इन दोनों संगोत्र भाषाओं का उद्भव कैतुराज राजवंश में हुआ और यहाँ खस भाषा प्रथम ईस्वी में बोली जाती थी, यानी 2000 साल पहले जो भाषा हो गई थी वो ये गढ़वाली कुमाऊनी का एक रूप वहां पर विकसित होने लगा था। बाद में खसों का प्रभाव कम होने पर सौरसैनी अपभ्रंश ने वहां कब्जा कर लिया और इस तरह 6ठी शताब्दी में यह भाषा गढ़वाली कही जाने लगी। तीर्थाटन पर आए लोगों ने भी अपने शब्दों को वहां की भाषाओं में मिलाते रहे और मिलते रहे उनके शब्द। इसी तरह कुमाऊनी के विद्वान शेर सिंह बिष्ट अपनी पुस्तक कुमाऊनी में लिखते हैं कि कुमाऊनी के उद्भव को लेकर दो मत हैं। एक मत के अनुसार दरद खस प्रकृति से कुमाऊनी का उद्भव हुआ, जबकि दूसरा मत कहता है कि सौरसैनी अपभ्रंश को इनका उद्गम स्थल था। डॉक्टर गियर्सन, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी तथा डॉक्टर डी शर्मा ने दरद खस से इस भाषा का उत्पन्न हुआ बताया है, जो कि राजस्थानी और प्राकृत से प्रभावित है। हिमालय क्षेत्र की भाषाओं का संबंध आर्य परिवार की भाषाओं से बताया जाता है और यहाँ मुख्यतः 3 भाषाएं हैं और वे पूर्व में नेपाल से लेकर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं। इनको पूर्वीय, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी कहते हैं। लोग नेपाली भाषा को पूर्वीय पहाड़ी भाषा कहते हैं और नेपाल की भाषा का नाम नेवारी भी है। पूर्वीय पहाड़ी के भाषाओं का नाम पर्वतीय पहाड़ी भाषा और खसकुरा भी है। मध्य पहाड़ी में जौनसारी, गढ़वाली और कुमाऊनी आती हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू में डोगरी और वह अन्य पहाड़ी भाषाएं शामिल हैं। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि इन सभी भाषाओं के लिए कभी टांकणी या टांकरी लिपि का प्रयोग होता था और यह टांकरी लिपि ब्राह्मी और फिर खरोष्टी और इनसे निकली है। और आपको यह भी बता दूं कि गुरुमुखी भाषा भी की जो लिपि है वह भी टांकणी से निकली है। कहा जाता है कि कश्मीर से नेपाल और भूटान तक के भूभाग में कभी टांकणी का प्रचलन था। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा राज्य की राजभाषा की लिपि भी रही है और हिमालयी क्षेत्र के ब्राह्मण अपने पूजा पाठ की पद्धति और तंत्र मंत्रों को लिखने के लिए इसी भाषा लिपि का प्रयोग करते रहे। आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र में गिने चुने परिवार ही ऐसे रह गए हैं जो इस लिपि का प्रयोग करते हैं। बाकी हिमालयी भूभाग ने इसे भुला दिया गया है। कहा जाता है कि यह लिपि खसों की लिपि थी और खस जहां जहां गए वहां वहां अपनी भाषा के साथ इस लिपि को भी ले गए थे। यह दुख की बात है कि नई पीढ़ी यह भी नहीं जानती है कि कभी टांकणी का उसी तरह प्रयोग होता था जैसे कि आज देवनागरी लिपि का होता है। माना जाता है कि पहले मुगलों और फिर अंग्रेजों की नीतियों के कारण यह लिपि धीरे धीरे प्रचलन से बाहर होती चली गई। इसे कहीं टांकड़ी, टांकरी, टांकड़ी आदि नाम से पुकारा जाता है।
मान्यता है कि टांकर ऋषि ने टांकरी लिपि का आविष्कार किया था, इसलिए उनके नाम पर ही इस लिपि का नाम टांकरी पड़ गया। इस बात के प्रमाण भी हैं और कई लोग मानते भी हैं और विद्वान भी मानते हैं कि हिमालय क्षेत्र की शासक रही खश जाति की ही यह लिपि रही है। और चूंकि खसों की तरह टांकरी भी कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक प्रचलन में रही है, खस जहां भी गए वहां भी टांकरी का प्रयोग मिलता है। लेकिन यह दुख की बात है कि आज यह लिपि प्रचलन से लगभग बाहर होती चली गई है और इसका स्थान देवनागरी लिपि ले चुकी है। तो दोस्तों, यह थी हिमालय क्षेत्र की भाषाओं की यात्रा। 2000 साल पहले जो भाषाएं विकसित होने लग गई थी, वे आज पूर्व से चले तो नेपाली, फिर कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और हिमाचल की पहाड़ी भाषाएं, उसमें डोगरी भी शामिल हैं, और जो जम्मू तक पहुंच जाती हैं, ये तमाम भाषाएं विकसित हुई है। और मैदानों से गए जो लोग थे, उनके प्रभाव में भी से इनके शब्द भी इसमें आ गए, और मूलतः जो इनकी मूल रूप स्वरूप था वो आज नहीं मिलता है। यह पूरी तरह ये भाषाएं राजस्थानी और सौरसैनी अपभ्रंश से प्रभावित हो चली हैं। इस तरह कुछ विद्वान इसीलिए कहते हैं कि शायद इनका उद्गम सौरसैनी और राजस्थानी भाषा है, जबकि मूलतः यह खस भाषाएं थी और इनमें जो लोग आते गए उनकी भाषाएं के इनके शब्द इसमें जुड़ते चले गए और ये भाषा का पूरा ही स्वरूप बदलता चला गया। तभी तो एक समानता आपको देखिए कि नेपाली हो, कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, जौनसारी हो या आगे पहाड़ी जो भाषा है, उनमें हर जगह छा, छू ऐसे शब्द आते हैं। हा के लिए छा आता है, और एक समानता ही थी जो इन सबको एक परिवार से जोड़ती है। इनके कई शब्द एक जैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, यह थी हिमालय क्षेत्रीय भाषाओं की दास्तान और खासतौर पर खसों की भाषा। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। और इस भाषा को अन्य लोगों ने, जो वैदिक कार्य आए थे, उन्होंने इसे समृद्ध बनाया, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज हम जिस भाषाओं को लेते हैं उसे हम अपनी भाषा जो कहते हैं, वही यह था इनकी यात्रा। आपको कैसी लगी एक बार हमें अवश्य लिखिए। और जय हिमालय, जय भारत।